सबक हमारा दूसरा सबक है अपने हमसाये से। कन्हैया लाल कपूर का लिखा गया ये सबक है। कल हमने इसको पढ़ना पहले हो चुका था, इसको समझना जारी था। तो थोड़ा सबक समझे हमने। तो अपने हमसाये से कन्हैया लाल कपूर की फ़ोटो अगर आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर भी आपको इनकी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। तो ये उनकी फ़ोटो है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, कन्हैया लाल कपूर की फ़ोटो आप देख सकते हैं। इधर माइक पकड़कर कुछ स्पीच करते हुए फ़ोटो है। तो ये हमारे सबक के मुसन्निफ़। सबक में हमने देखे कि थोड़ा इसमें प्रेजेंटेशन आगे पीछे हुए हैं। सबक हमने शुरुआत में देखे कि दो दोस्त हैं हमसाये, एक है मौल्लिम और एक है ताजिर, ठीक है। एक दूसरे पर अब ये बहुत दिनों से इनका ये मामला चल रहा था। तो मौल्लिम ने एक दिन कहा दो अपने पड़ोसी से, यानी ताजिर से, कि वो आओ भाई बैठकर अपन कुछ बातचीत करते हैं, समझौता कर लेते हैं कि बहुत दिन हो गए हमारे यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। अब उनकी बातचीत चल रही है, तो बहुत सारी पुरानी बातें उसने मौल्लिम ने कहा कि एक बार मैंने ऐसा कहा था, तुमने उस पर ये कहा कि मैंने कहा था कि तुमने कहा था कि मेरा भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, तो मैंने कहा कि मेरा भी भाई इलाहाबाद में मजिस्ट्रेट है, हाई कोर्ट में जज है, और हकीकत में ना मेरा कोई भाई है और ना ही तुम्हारा, और तुम्हारा जो भाई है वो असल में तुम्हारा जो भाई है वो चपरासी है। इस तरह के वो एक दूसरे के सामने मुबालगा आराई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा झूठ से बातचीत कर रहे थे। फिर उसने मौल्लिम ने कहा कि एक बार तुमने ये कहा कि तुम अपने बच्चों के साथ में किसी सेहत अफ़ज़ा मुकाम पर जा रहे हो अपने बाल बच्चों के साथ में, तो तुमको देखा देखी मैंने भी कहा कि तुमने कहा कि ये नैनीताल का स्क्रीन पर आपके नैनीताल की झील है, सेहत अफ़ज़ा मुकाम। ये उत्तराखंड इंडिया में नैनीताल आता है, उत्तराखंड रियासत में। एक ने कहा कि मैं नैनीताल जा रहा हूँ, एक ने कहा कि मैं भी उल्टा कमंड जा रहा हूँ। ये नैनीताल की झील है आपकी स्क्रीन पर, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। सेहत अफ़ज़ा मुकाम है ये पूरा, आप देख सकते हैं। अब हम नहीं गए तो आप चाहे तो यूट्यूब पर भी नैनीताल सर्च करके देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत मुकाम है, पहाड़ियों के दामन में झील है और यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है, जो आपको नज़र आ रही है। वो बोटिंग करते हुए लोग भी नज़र आ रहे हैं। तो एक ने कहा कि फिर हुआ ये कि उन्होंने दोनों ने फिर ये कहा कि ये ऊटा कमंड है, हिल स्टेशन है ये भी सेहत अफ़ज़ा का एक पहाड़ी पर एक शहर है। ये आप देख सकते हो, वहाँ के खेत आपको नज़र आ रहे हैं, ऊटा कमंड। ये भी ऊटा कमंड है, वहाँ की बस्तियाँ देख सकते हैं आप, कितने खूबसूरत घर वगैरह आपको वहाँ पर नज़र आए। तो एक ने कहा कि मेरे बीवी की तबीयत ख़राब होने की वजह से हमारा जाना कैंसिल हो गया। दूसरे ने कहा कि मेरे भी साले की शादी है और इसलिए मुझको ही सारे काम काज करना है। तो हकीकत ये है, उसने कहा कि भाई ना मेरे साले की शादी तो क्या उसकी मंगनी नहीं हुई, और मुझे पता था कि तुम्हारी बीवी भी भली चंगी है। ये तुमको भी पता था, ये मुझे भी पता था कि हम दोनों एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले सबक में पढ़े। अब आते हुए ये फ्रिज है डबल डोर का, आजकल चल रहा है, जैज़ वगैरह में देखे होंगे आपने, शादी वगैरह में गए होंगे तो डबल डोर वाली फ्रिज। ये स्मार्ट फ्रिज है, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पर आप सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। खैर अब ये इसकी हमको जाना नहीं है, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब आइए किताब पर देखते हैं। मैंने सुना है कि तुम किस्तों पर टेलीविज़न सेट खरीदना चाहते, टीवी लेने वाले, खुदा के लिए ऐसा ना करना वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। फ्रिज की किस्त भी, क्यों कहा उसने ऐसा कि खुदा के लिए ऐसा मत करना कि मैं तबाह हो जाऊंगा, क्योंकि उसने फ्रिज की किस्त भी बड़ी मुश्किल से अदा कर। उसने कहा कि आगे मौल्लिम ने कहा कि फ्रिज की किस्त भी बड़ी मुश्किल से अदा करता हूँ, अगर टेलीविज़न की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो मेरा तो दिवालिया ही पिट जाएगा। दिवालिया ही पिट जाना से मुराद ये मुहावरा है
यानी बर्बाद हो जाना, ठीक है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर तुमने पहले फ्रिज लिए, अब तुमने तुम्हारी बेगम से कह दिए कि अब टीवी भी लेने वाले हैं तुम, तो तुम्हारी बेगम ने मेरी बेगम को कह दी, यानी मेरी बीवी को कह दी। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि अब वो लोग टीवी लेने वाले हैं, उनसे पहले अपने को टीवी लेकर आने का है, उनसे बड़ा। तो अब परेशानी की बात यह है कि भाई पहले तो मेरी फ्रिज के पैसे अभी अदा नहीं हुए, मैंने अभी फ्रिज की ही किस्तें पूरी कंप्लीट नहीं किया। अब ये टीवी का मामला भी अब मेरे सर आ जाएगा तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, फिर मैं नहीं अदा कर पाऊंगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। मैं जानता हूँ कमोबेश तुम्हारा भी यही हाल है, यानी कपोल शायद। मौलिम ने कहा कि मुझे भी पता है कि तुम भी मेरे ही तरह हो, तुम्हारे पास में भी कोई बहुत नहीं, तुम भी कोई, पहले ही उसने कहा कि रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाले नहीं हो, रईस बाप के रईस बेटे नहीं हो, रईस इतने रईस बाप के रईस बेटे नहीं हो, बल्कि तुम भी गरीब हो, तुम भी और मैं भी गरीब हो, बकौल शायर के। तो मौलिम ने एक शेर सुनाते हुए कहा कि तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूँ मैं, तुम मुस्कुरा रहे हो यानी तुम हंस रहे हो, मगर मुझे पता है बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से, तुम भी कोई इतने अच्छे हाल में नहीं हो। तुम झूठ का मुझको देखकर मुस्कुरा रहे कि हम बहुत अच्छे हैं, हकीकत में हम अंदर से दोनों के ही बुरे हाल हैं। तुम्हारी भी कंडीशन नहीं है कि तुम टीवी खरीद सकते, और मेरी भी कंडीशन नहीं है कि मैं टीवी खरीद सकता हूँ, फ्रिज के ही तो बड़े मुश्किल से पैसे इकट्ठे हुए। ये दूसरी बात है कि तुम खुले बंदो यानी सबके सामने, ठीक है, ये अलग बात है कि तुम सबके सामने इस बात का एतराफ़ नहीं करोगे, ये अलग बात है कि तुम सबके सामने ये बात नहीं बोलोगे, तुम यही बोलोगे नहीं हम लोग अच्छे हैं, हम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, हम फ्रिज भी लेंगे, हम गाड़ी भी लेंगे, हम ये भी लेंगे, वो भी लेंगे। तुम दूसरों के सामने ये नहीं कबूल करोगे, मगर हकीकत यही है कि मेरा भी बुरा हाल है और तुम्हारा भी बुरा हाल है। हकीकत ये है कि हम एक ही नाव के सवार है, एक ही नाव के सवार, यानी एक जैसा ही दोनों की कंडीशन है, एक जैसी दोनों के हाल है, यानी ये भी गरीब है वो भी गरीब है, एक ही नाव में सवार होना, यानी एक जैसी बात होना, दोनों सेम है, ये यकसा है दोनों के हालात। कभी कभी तुम मेरा काफिया तंग करने की खातिर अपनी बीवी के लिए कीमती साड़ी या जेवर ले आते हो, उसे पहनकर जब तुम्हारी बीवी शेखी बघारती है, ये साड़ी 500 में आई है, ये जेवर 2000 रुपये का है, तो मेरी बीवी के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। अब ये मैसेज मत कीजिए, सलाम कलाम अभी बंद रखिए थोड़ी देर, आगे चलेगा। यानी कि यहाँ पर भी है खुले बंदों सबके सामने एक ही नाव में सवार होना, एक जैसे मसले का शिकार होना। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, मौलिम ने कहा ताजिर से कि कभी कभी तुम मुझे सताने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए क्या करते हो कि तुम अपनी बीवी, तुम्हारी बीवी को कभी कोई कीमती साड़ी या जेवर ला कर दे देते हो, कोई साड़ी वगैरह खरीद कर या कोई जेवर लेकर आ जाते हो, और फिर तुम्हारी बीवी क्या कर रही है, उसको पहनती है, पहनने के बाद में फिर वो इतराती हुए मेरी बीवी के सामने आ जाती है कि देखो आहा मेरे शोहर ने देखिए कितनी कीमती साड़ी लेकर आया। अब उसके शोहर ने अगर 500 रुपये की साड़ी लाया है, अब वो तो पड़ोसन को वो 500 रुपये की थोड़ी बताएंगे, तो हमारे में भी आदत है वैसे भी, और 500 की नहीं बताएंगे, कितनी की 1500 रुपये की साड़ी है, यहाँ पर भी नहीं मिलती, कहाँ मिलती, बहुत दूर से लेकर आए, सूरत से लेकर आए, गुजरात का माल है, यहाँ पर नहीं, बनारस की साड़ी है या फिर कहीं और की। सामने वाले को बहुत ज़्यादा ये उसको मरूफ करने के लिए, बहुत ज़्यादा नीचे दिखाने के लिए। ताजिर की बीवी ने ताजिर ने जानबूझकर लाया ताकि वो मास्टर साहब को तकलीफ हो, तो उसने अपनी बीवी को लाकर कपड़े दिया, उसकी बीवी ने वो कपड़े वगैरह पहनी, साड़ी वगैरह पहनी, जेवर पहनकर किसके सामने आ गई, मौलिम के बीवी के सामने, वो सारी चीज़ें पहनकर उसके सामने नाचने लगी, यानी इतराने लगी। अब हुआ ये हाल कि जैसे ही बोले मेरी बीवी ने देखी ये सारी चीज़ें, तो उसके सीने पर सांप लौटने लगे, जल भून गई वो, इसने कैसे लेकर आई, अब इससे ज़्यादा का तो मेरे पास में होना, नहीं तो फिर उसके बगैर अपना काम नहीं होने वाला। तो मेरे बीवी के सीने पर सांप लौटने लगते हैं, और वो उसी दिन से जैसे ही देख लेती है, तो उसी दिन से
फरमाइश करने लगती है कि इससे कीमती साड़ी, हमारे पड़ोसन के यहाँ जितनी कीमती साड़ी है तो इससे ज़्यादा महंगी साड़ी, उससे ज़्यादा महंगा जेवर मेरे को भी ला कर दे दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाती, नहीं तो मेरे को नींद नहीं आएंगी रात भर जब तक कि तुम ला कर नहीं देंगे। अब परेशान कौन हो गया? बेचारा मोहल्ली। पहले तो बेचारा वो फ्रिज के किस्तें अदा कर रहा है, अब उसमें ये नया आ गया काम। अब वो 500 रुपये की साड़ी थी, वो इसने आकर इनके सामने 1500 रुपये की बोल दिया। अभी इनकी बीवी ने इनके सामने बोली कि अब मेरे को तो 2000 रुपये की साड़ी होगी। परेशान हो गए मोहल्ली। पिछले इतवार को, गुज़िश्ता इतवार को, यानी पिछले गुजरे हुए इतवार की बात है, तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर 25 औरतों को मधु किया। आजकल ये गुज़िश्ता इतवार को तुम्हारी बीवी ने, तो अब मौलवी साहब ने कहा वो किराने दुकान वाले से, ताजिर से, कि पिछले इतवार की बात है कि तुम्हारी बीवी ने यानी तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन के ऊपर 25 औरतों को दावत दी, मधु किया, यानी बुलाया, दावत दी उनको। ठीक है, मधु करना वैसे दावत नहीं होता है। तो 25 तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन था, 25 औरतें तुम्हारे आई, मेरी बीवी भी गई तुम्हारे। अब मेरी बीवी का तकाजा है, अब मालूम है इसका असर क्या हुआ? जन्मदिन में तुमने 25 औरतों को बुलाकर केक खिलाया, खाना वगैरह खिला दिए। अब मेरी बीवी ने जब ये सारा मामला देखी, अब वो कहती है 2 हफ्तों के बाद जब मैं अपने बच्चे का जन्मदिन मनाऊंगी तो कम से कम 50 औरतों को दावत दूंगी, वरना हमसाई की नज़र से गिर जाऊंगी। भाई ऐसा हो गया, क्या करना बोलो? मैं तो खुद परेशान हो गया। तुमने 25 औरतों को बुलाए थे, मेरी बीवी को भी उसमें शामिल किए थे। अब उसने वहाँ पर देख ली कि 25 औरतों को उन्होंने दावत दिए। अब इन तुमको नीचा दिखाने की खातिर अब मेरी बीवी क्या ने मेरे से कहा, क्या कुछ दिनों के बाद में हमारे यहाँ पर भी एक बच्चे का जन्मदिन है और अपन भी ऐसी जोर शोर से मनाएंगे। उसने 25 औरतों को बुलाई, क्या अपन 50 औरतों को बुलाएंगे, उससे ज़्यादा, 25 ज़्यादा। उसको भी मालूम पड़ेगा हम भी कोई कम नहीं है। हर बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने की तमन्ना ये रंगाई है कि अब बीमारियों के मामले में भी हम एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे। अब मौलवी साहब ने कहा कि भाई ये बात यहाँ तक ही नहीं रुकी है, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, एक दूसरे को कमतर बताने के चक्कर में ये मामला इतना हद तक बढ़ चुका है कि हम बीमारियां भी छोटी मोटी नहीं कर रहे, बीमारियों में भी हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीमारियों में भी हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। तो चुनांचा मेरी बीवी कहती है, मौलवी ने कहा कि मेरी बीवी ने कहा कि कल रात मुन्ने को 104 डिग्री बुखार था। अगर आज के टाइम में 104 डिग्री अगर बुखार रहे तो डॉक्टर को सीधा कहेंगे कि भाई इसको कोरोना हो गया। तो खैर, तो मेरे घर में मेरे बेटी की तबीयत ख़राब थी, थर्मामीटर लगा कर चेक किए तो पता चला कि 104 डिग्री बुखार है। घर में थर्मामीटर हो, बेचारा सारी रात हाय हाय करता रहा। ये सुना रही है किसको? पड़ोसन को सुना रही है, मौलवी की बीवी अपने ताजिर की बीवी को, कि कल रात को मेरे बेटे को 104 डिग्री बुखार था, रात भर हाय हाय कर रहा, उसने रात भर रोते रहा। तो तुम्हारी बीवी फौरन मुंह बनाकर जवाब देती है। तो अब इनकी बीवी बड़ी होशियार थी, मालूम बोले तुम्हारी बीवी ने क्या जवाब दी? उसने बोले 104 डिग्री, बस सिर्फ 104 डिग्री। 3 दिन पहले की बात सुन, हमारी बड़ी मुन्नी यानी हमारी बड़ी बेटी बीमार पड़ गई थी, थर्मामीटर लगाया, थर्मामीटर होता है बुखार चेक करने का आला, ठीक है, थर्मामीटर लगाया तो मालूम हुआ 106 डिग्री बुखार। तुम्हारा तो 104 ही था, 2 डिग्री ज़्यादा तुम्हारे से। 106 डिग्री बुखार था और इतना उसको बुखार से इतने बुरे हाल थे उसके कि तुम्हारा बेटा तो सिर्फ हाय हाय कर रहा था। मेरी बेटी तो बेहोशी हो गई थी, 6 घंटे तक बेहोश पड़ी रही, मगर मजाल है कि हमने उसको दवाखाना लेके गए होंगे या फिर मैं घबराई होंगी। वो 6 घंटे बेहोश पड़ी रही, लेकिन मैं ज़रा भी नहीं घबराई, डॉक्टर तक को फ़ोन नहीं किया, सोचा बुखार ही तो है, खुद ब खुद उतर जाएगा। हाँ, ज़रा सा बुखार है, कोई टेंशन नहीं ली हमने, डॉक्टर को भी नहीं बोले और घबराई भी नहीं ज़्यादा, और सोचे कि हमने खुद ब खुद, यानी बीमारियों को भी वो एक दूसरे से बड़ा चढ़ा कर पेश कर